नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर दिशा पामेचा। तो हम बात करते आ रहे थे हमारे एवोल्यूशन की और लास्ट क्लास में हमने बात करी थी हमारे एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन की कि भाई एवोल्यूशन अगर हुआ है, हम इतनी बातें चर्चा सब कुछ कर रहे हैं, इतने साइंटिस्ट ने अपने लाइफ टाइम के एक्सपेरिमेंट्स, अपनी लाइफ टाइम की रिसर्च एवोल्यूशन को प्रूव करने में लगा दी कि भाई केमिकल एवोल्यूशन हुआ, फिर बायोलॉजिकल एवोल्यूशन हुआ। तो क्या इसकी कोई प्रूफ्स भी हैं? क्या जो आज ऑर्गेनिज्म जिंदा हैं, जो अलाइव हैं, क्या वो कोई प्रूफ्स हैं उनमें, या उनके ऑर्गन्स में, या उनके मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स में, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स में? तो बिल्कुल है। और ऐसे ही कुछ दो एविडेंसेस के बारे में बात हमने लास्ट क्लास में करी थी, जहां पर हमने बात करी थी कि जो हमारे फॉसिल्स हैं वो पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस की तरह काम करते हैं और एवोल्यूशन की थ्योरी को प्रूव करके जाते हैं। साथ ही में हमारे पास में हमारा दूसरा जो एविडेंस था वो था कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, राइट, जहां पर हमने बात करी थी हमारे होमोलोगस ऑर्गन्स की, एनालोगस ऑर्गन्स की, वेस्टिजियल ऑर्गन्स की और एटाविज्म की, जहां पर हमने देखा था कि अगर हमारे पास में आपके ऑर्गन का क्या है स्ट्रक्चर, अगर आपके सेम है और फंक्शन आपका अलग है, जिसमें हमने मैन, चीता, व्हेल एंड बैट वाला एग्जांपल किया था, दे डिस्क्राइब्ड अबाउट द होमोलोगस ऑर्गन्स, राइट। एंड किसका रिजल्ट है? वो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का रिजल्ट थे। मतलब कि हमारे पास में स्ट्रक्चर जो था वो सेम था, लेकिन क्योंकि वो अलग अलग हैबिटेट में रह रहे थे, इसलिए उनके फंक्शंस क्या हो गए? डाइवर्ज हो गए। आ रही है बात समझ में? क्यों? क्योंकि वो मैन थे तो मैन हाथ से, फोर लिम्ब से क्या करता है? ग्रैस्प करता है। चीता क्या करेगा? चीता हमारा रनिंग करेगा, व्हेल स्विमिंग करेगी एंड बैट हमारा फ्लाइंग करेगा। लेकिन सबके फोर लिम्ब के जो स्ट्रक्चर्स थे वो क्या थे? सेम थे। वही हमारा जो ह्यूमरस है, रेडियस, अल्ना है, यहाँ पे कार्पल्स है, मेटाकार्पल्स है और फैलेंजेस है। ऐसे ही हमने बिल्कुल एक ऑपोजिट केस की भी बात करी थी, जहां पर हमने बात करी थी एनालॉगस ऑर्गन्स के बारे में। किसके बारे में? एनालॉगस ऑर्गन्स के बारे में, जिनका स्ट्रक्चर अलग होता है लेकिन फंक्शनली वो बिल्कुल सेम होते हैं, राइट। यहां पर एग्जांपल हमने किसका लिया था? उड़ने का। किसका उड़ने का? दो चीजें उड़ती है हमारे पास, चीजें तो बहुत सारी उड़ती है, हमारे इंसेक्ट्स उड़ते हैं और हमारे बर्ड्स भी उड़ते हैं, यस और नो? तो हमने बर्ड्स के विंग्स की और बटरफ्लाई के विंग्स का एग्जांपल लिया और उनके दोनों के विंग्स के स्ट्रक्चर को, जो एक मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, उसके बारे में हमने स्टडी किया, उसके स्ट्रक्चर के बारे में हमने स्टडी किया। फंक्शन तो सेम था, दैट वाज फ्लाइंग, लेकिन स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पर क्या था? स्ट्रक्चर हमारा अलग था। विंग्स में अगर हम देखें तो विंग्स, हम बटरफ्लाई में अगर हम देखें तो बटरफ्लाई के जो विंग्स होते हैं वो मेम्ब्रेनस विंग्स होते हैं। दे आर वेरी लाइट विंग्स, उनमें कोई बोन्स नहीं होती, कोई फेदर्स नहीं होते, कलरफुल विंग्स होते हैं, राइट। जबकि अगर हम एक बर्ड के विंग्स को देखते हैं तो वो बर्ड के विंग में तो पूरा का पूरा क्या होता है? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल एंड फैलेंजेस होते हैं। ये सब चीजें तो किसमें नहीं होती? बटरफ्लाई में नहीं होती, इंसेक्ट की किसी भी विंग में, फोर लिम्ब में नहीं होती। चाहे आप लेना चाहो, हनी बी का ले लो, उसमें भी नहीं होती है, लेकिन वो फिर भी फ्राई करते हैं। अगर आप कहो कॉकरोच का ले लो, वो भी एक इंसेक्ट है, उसका भी अगर आप फोर विंग लोगे तो उसमें भी नहीं होएगा, उसका स्ट्रक्चर भी अलग होएगा। यहां पर जैसे ही स्ट्रक्चर अलग होता है तो हमारी क्या आ जाती है? एनालॉजी आ जाती है। मतलब कि फंक्शन आपका सेम है लेकिन स्ट्रक्चर आपका डिफरेंट हो गया। और ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ दी सिमिलर हैबिटेट्स। मतलब कि बहुत अलग अलग जगह से वो एक सिमिलर हैबिटेट में आए एंड दे वर रिक्वायर्ड टू फ्लाई। तो उसमें क्या डेवलपमेंट हुआ? फ्लाइंग मैकेनिज्म डेवलप हुआ। बात समझ में आ रही है? एंड जो हमारा एनालॉगस ऑर्गन्स हैं वो किसके रिजल्टेंट हैं? वो रिजल्टेंट हैं हमारे कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के। अगर आपको याद हो, हमने एक डायग्राम भी बना के दिखाया था जहां पर अलग अलग जगह से कन्वर्ज हो रहा था। दो हमने बनाए थे, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड विंग्स ऑफ बर्ड, एंड वो कॉन्वर्ज कर रहे थे, उनका जो फंक्शन था वो कॉन्वर्ज कर रहा था, दैट इज कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन। इतनी बात समझ आ गई? हमारे दो वहां पर और एविडेंसेस थे जिनको आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं, जिसमें से पहला हमारा एविडेंस है हमारा एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। कौन सा एविडेंस है? एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। अब जब हम यहां बात करते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस की, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, तो ये जो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस है, जैसे आप नाम सुन रहे हो, आपको नाम सुन के समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर हम क्या कंसिडर करने वाले हैं?
हम यहाँ पर कंसिडर करने वाले हैं एम्ब्रियो के बारे में, एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर्स के बारे में। जो हमारा स्टडी मॉडल होगा वो क्या होगा, एम्ब्रियो होगा। ठीक है, अब एम्ब्रियो में हम क्या देख सकते हैं, एक तो हम ये देख सकते हैं कि क्या एम्ब्रियो डेवलपमेंट में कोई सिमिलैरिटी रही होगी ऑर्गेनिज्म में, मतलब कि सिमिलैरिटी, क्या सिमिलैरिटी इन डेवलपमेंट, इन अर्ली डेवलपमेंट, डेवलपमेंट भी कौन सा, अर्ली डेवलपमेंट, मतलब कि हमारा क्या हुआ, मेल गमीट और फीमेल गमीट फ्यूज हुए, मेल गमीट और फीमेल गमीट ने फ्यूज होकर जाइगोट बनाया और जाइगोट ने डिवाइड करके क्या बनाया, एम्ब्रियो बनाया, क्या बनाया, एम्ब्रियो बनाया। ठीक है, अब हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि जो एम्ब्रियो है उसमें कुछ जर्म लेयर्स होती हैं, क्या होती हैं, जर्म लेयर्स होती हैं। ठीक है, और ये जर्म लेयर्स क्या होती है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम में बनती हैं। तो हम यहाँ पर किसकी बात करने वाले हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करने वाले हैं। तो अगर हमारे पास क्या है, हमारे पास ऐसा देखा गया कि बहुत सारे एम्ब्रियोज को कंपेयर किया गया, बहुत सारे एम्ब्रियोज को क्या किया गया, कंपेयर किया गया, तो देखा गया कि भाई जाइगोट से डिवाइड करके एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से क्या बना, एम्ब्रियो से बना एक 8 to 16 सेल स्टेज मोर्यूला। ठीक है, क्या देखा गया कि जो इन हमारे जो वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज थे उनमें देखा गया कि एम्ब्रियो से मोर्यूला बना, मोर्यूला से फर्दर डिवीजन होकर क्या बना, मोर्यूला से फर्दर डिवीजन होकर हमारा ब्लास्ट्यूला बना। यस और नो, ब्लास्ट्यूला बना, राइट। एंड फर्दर फिर क्या हुए, इनमें जर्म लेयर्स फॉर्म हुई, इनमें क्या हुए, जर्म लेयर्स फॉर्म हुई। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिवीजन आता है, तो कुछ ऑर्गेनिजम्स थे जिनके एम्ब्रियो में क्या डेवलप हुई, 2 जर्म लेयर्स डेवलप हुई, क्या डेवलप हुई, 2 जर्म लेयर्स डेवलप हुई। और कुछ ऑर्गेनिजम्स में क्या हुआ, 3 जर्म लेयर्स डेवलप हुई, क्या डेवलप हुई, 3 जर्म लेयर्स डेवलप हुई। मतलब जिनमें 2 जर्म लेयर्स डेवलप हुई, जिनमें क्या हुई, 2 जर्म लेयर्स डेवलप हुई, उनमें कौन कौन सी हुई, एंडोडर्म एंड हमारी एक्टोडर्म। और जिनमें 3 हुई उनमें कौन कौन सी 3 हुई होंगी, एक्स्ट्रा कौन सी आई यहाँ पर, मीजोडर्म आई, कौन सी आई, मीजोडर्म, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ओरिजिनेट हुई, एक्स्ट्रा फॉर्म हुई, राइट। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हमने क्या बोला, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हमने बोला ट्रिप्लोब्लास्टिक, क्या बोला, ट्रिप्लोब्लास्टिक। और जिनमें 2 जर्म लेयर्स बन रही थी उनको हमने क्या बोला, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स बोला है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, और यही पैटर्न डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक, यही पैटर्न हमारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब के हमारे को एम्ब्रियो में मिल रहा है। बात समझ में आ गई, चाहे सिंपल हो तो हमारे को डिप्लोब्लास्टिक मिल रहे हैं, चाहे हमारे को क्या है, अगर थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, एडवांस है, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक मिल रहे हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, यस और नो। चलो, तो ये बात तो हो गई हमारे सिमिलैरिटी इन अर्ली डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो की। अब हम बात करते हैं कि भाई आपके जो एम्ब्रियो बन रहे हैं रिजेंबल करते हैं क्या, रिजेंबलेंस इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज, जो आपके वर्टिब्रेट्स हैं क्या उनके एम्ब्रियो में किसी भी तरह की रिजेंबलेंस है। तो ऐसा देखा गया, ऐसा क्या देखा गया कि वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज जो थे, कौन से एम्ब्रियोज, वर्टिब्रेट के जो एम्ब्रियोज थे उनमें अगर एक अर्ली स्टेज को कंपेयर किया जाए, एक अर्ली सेम स्टेज को कंपेयर किया जाए, तो वहां पर हमारे को क्या दिखे, हमारे को ऑलमोस्ट आइडेंटिकल या सिमिलर, आप कह सकते हो ऑलमोस्ट सिमिलर हमारे को एम्ब्रियोज देखने को मिले। अभी हम आगे एक डायग्राम देखेंगे जहां पे आप कंपैरिजन देखोगे कि सैलेमेंडर और ह्यूमन का हमने क्या किया है, हमने कंपैरिजन किया है एम्ब्रियोज के बीच में। एंड देयर इज वन स्टेज जहां पे चारों पांचों के एम्ब्रियोज क्या दिख रहे हैं, बिल्कुल ही सेम दिख रहे हैं। तो ये भी क्या हुआ, मतलब कि हमारा जो बिगिनिंग हो रहा है वो कैसा हो रहा है, वो बिल्कुल सिमिलर हो रहा है। वी आर ऑलमोस्ट ऑन द आइडेंटिकल लाइंस। ये तो बात तब है कि जब एक एम्ब्रियो अडल्ट बनता है, मैच्योर होता है, देन इट फॉर्म्स एन ऑर्गेनिज्म, तब जाके लेटर स्टेजेस पे बहुत सारे चेंजेस आते हैं। बात समझ में आ रही है इतनी की नहीं आ रही है,
यस तो ये सारी चीजें हम कहाँ देख सकते हैं, एम्ब्रियो के अंदर देख सकते हैं। साथ ही में हम क्या देखेंगे, एम्ब्रियो के अंदर क्या कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जो सारे एम्ब्रियोज में हो, क्या कोई ऐसा स्ट्रक्चर है। हम एक कोई एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, चलो एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अब यहां पर क्या देखा गया, यहां पर देखा गया कि जो पाइसीज है, पाइसीज का एम्ब्रियो लिया गया, साथ में लिया गया रेप्टाइल का एम्ब्रियो, राइट, एंड लिया गया एव्स का एम्ब्रियो, एंड लिया गया मैमल का एम्ब्रियो, ठीक है। एंड इन सब में क्या देखा गया कि देयर वर प्रेजेंस ऑफ गिल्स, उनके जो नेक है, नेक के ऊपर यहां पर गिल स्लिट्स प्रेजेंट थी। ऐसे क्या प्रेजेंट थी, गिल्स की स्लिट प्रेजेंट थी। रेप्टाइल्स में भी प्रेजेंट थी गिल स्लिट्स, रेप्टाइल्स में भी प्रेजेंट थी, एव्स में भी, एव्स के एम्ब्रियो में प्रेजेंट थी। कहां प्रेजेंट थी, मार्क माय वर्ड्स, कहां प्रेजेंट थी, एम्ब्रियो के अंदर प्रेजेंट थी। लेकिन इन लेटर स्टेजेस, अगर हम लेटर स्टेजेस की बात करें तो रेप्टाइल में भी ये फंक्शनल नहीं थे, एव्स में भी फंक्शनल नहीं थे, मैमल्स में भी फंक्शनल नहीं थे। इन अडल्ट्स ये हमारे गिल्सलेट सिर्फ पाइसीज में ही गिल्स फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं, गिल्स फॉर्म करते हैं। तो एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर की अगर हम बात कर रहे हैं तो बिल्कुल हाँ, ये चारों के एम्ब्रियोज एक जैसे बन रहे हैं। बात समझ में आ गई। ये तो जो एडवांसमेंट आता है वो लेटर स्टेजेस पे आता है। गेटिंग माई पॉइंट। तो यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं हमारे एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस के बारे में, तो दिस वाज प्रपोज्ड बाय हुम, अर्नस्ट हैकेल। किसने प्रपोज किया इसको, अर्नस्ट हैकेल ने प्रपोज किया। एंड जो हमारे एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस थे, दे वर बेस्ड अपॉन द ऑब्जर्वेशन of certain features during embryonic stage which is common to all the vertebrates, right? But these features were absent in adult. जब वो अडल्ट बन रहे हैं, जब एक फिश पूरी कंप्लीटली बन रही है, या रेप्टाइल बन रहा है, या एम्फीबियन बन रहा है, मैमल बन रहा है, एव बन रहा है, तो उनमें वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर क्या है, एब्सेंट है। जैसा कि अभी हमने गिल के बारे में बात करी, जैसा कि अभी हमने गिल्स के बारे में बात करी, तो गिल्स एम्ब्रियो स्टेज में सब में था, पाइसीज में भी, रेप्टाइल्स में भी, आपके एम्फीबियंस में भी होता है। एंड एम्फीबियन में सिर्फ कहां रहता है, लार्वल स्टेज में आपके वो फंक्शनल रहता है। लेटर ऑन वो क्या होता है, वो कन्वर्ट किस में हो जाते हैं, फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाते हैं, मेटामॉर्फोसिस हो जाता है, फ्रॉग बन जाते हैं, तो उनमें लंग्स डेवलप हो जाते हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। तो यहां हम किसकी बात कर रहे हैं, यहां हम बात कर रहे हैं उन स्ट्रक्चर्स की जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में आपको दिखाई दे रहे हैं लेकिन अडल्ट्स में गायब हो जाते हैं। आ रही है बात समझ में। अब अगर आप इस पिक्चर में यहां पर देखते हो तो इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है, यू कैन सी रिजेम्बलेंस इन द एम्ब्रियो ऑफ द वर्टिब्रेट्स। यहां पर आपको फिश का, सैलेमेंडर का, टॉर्टोइस का, चिक का, रैबिट का एंड मैन का, इन 5 और 6 के आपके पास में एम्ब्रियोज हैं। अब अगर आप यहाँ पे फर्स्ट रो देखते हो, एंड इनफैक्ट आप अगर आप फर्स्ट रो में देखते हो तो यहां पर आप क्या देख रहे हो, यहां पर आप देख रहे हो दैट द फर्स्ट रो, राइट, ये सेम स्टेज पे है सारे हमारे एम्ब्रियोज। ये सारे हमारे एम्ब्रियोज क्या है, हमारे सेम स्टेज पे हैं, फिश के, सैलेमेंडर के, टॉर्टोइस के, चिक के एंड रैबिट के एंड मैन के। एंड इफ यू सी दे ऑल लुक सिमिलर, दे ऑल लुक सिमिलर। एंड सब में हमारे पास में क्या है, सब में हमारे पास गिल स्लिट्स भी है, एंड सब में देयर इज प्रेजेंस ऑफ टेल, सब में क्या है, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ टेल। बात समझ में आ रही है। तो ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एम्ब्रियो में हमारे यहाँ पर पाए जाते हैं, लेकिन इवेंचुअली बाद में अगर आप टेल देखें तो मैन में टेल आपको नहीं दिखेगी, लेकिन वही चीज आपको सैलेमेंडर में दिखने को मिलेगी। आ रही है बात समझ में, आ रही है बात समझ में। तो ये है कि एक स्टेज पे एम्ब्रियोज आपको कैसे दिख रहे हैं, सिमिलर दिख रहे हैं। मतलब जो भी चीज गवर्न कर रही है एम्ब्रियो फॉर्मेशन को, जो भी जीन एम्ब्रियो फॉर्मेशन को गवर्न कर रहे हैं, वो कोई एक कॉमन एंसेस्टर से आए होंगे, जो एक कॉमन प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं एम्ब्रियो बनाने का। आ रही है बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर क्या है, एक एग्जाम्पल ने अगर हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को एवोल्यूशनरी एविडेंस मानते हुए, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि देयर इज अ रो ऑफ वेस्टिजियल गिल्स, गिल स्लिट्स which is present in the embryo of Pisces, reptiles, aves and mammals। बट ये गिल्स किसमें फंक्शनल होते हैं, गिल स्लिट्स किसमें फंक्शनल होते हैं, सिर्फ और सिर्फ फिश में होते हैं
and they are not found in any other adult stages. They are not found in any other adult vertebrates, and this was harshly, brutally disapproved by Carl Ernst von एंड दिस थ्योरी कि यहाँ पर क्या है, ये जो हमारा एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस है, दिस थ्योरी कि यहाँ पर जो हमारे को स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं वो अडल्ट स्टेजेस में नहीं मिल रहे हैं, दिस वाज डिसअप्रूव्ड बाय कार्ल वॉन बेयर। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखेंगे अगर हम इस डायग्राम में, तो आप देख सकते हो कि फिश, रेप्टाइल, बर्ड एंड ह्यूमन के हमने क्या लिए हैं, एम्ब्रियो लिए हैं। सब में हमारे को क्या देखने को मिल रहे हैं, गिल स्लिट्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन रेप्टाइल और बर्ड में जो बर्ड और ह्यूमन के जो एम्ब्रियो हैं, इनमें हमारे गिल स्लिट्स फंक्शनल नहीं होंगे, जबकि फिश में जो हमारे गिल्स हैं वो डेवलप करेंगे, गिल स्लिट्स हैं वो डेवलप करेंगे इनटू गिल स्लिट्स। आ रही है बात समझ में? ठीक है। फिर यहां पर हमारे पास कौन आए, हमारे पास कार्ल वॉन बेयर आए। कार्ल वॉन बेयर कह के गए दैट एम्ब्रियोज नेवर पास थ्रू द अडल्ट स्टेजेस ऑफ अदर एनिमल्स। उन्होंने ये बोला, ठीक है, उन्होंने ये बोला कि जब एक एम्ब्रियो डेवलप होता है तो जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं एम्ब्रियो में, जैसे कि हमारा हार्ट है, हमारा ब्रेन है, हमारे वाइटल ऑर्गन्स जो हैं वो पहले डेवलप होते हैं, और जो हमारे बाद में जो एसेसरी ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हमारा हेयर है, आई लैशेज हैं, ये सब चीजें बाद में डेवलप होती हैं। सो देयर इज अ सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट। ये भी कौन बोल के गए थे, ये भी बोल के गए थे हमारे कार्ल वॉन बेयर। इतनी बात समझ में आ गई। अब जब हम यहाँ पर एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस की बात कर रहे हैं, और तो हमने बात करी थी कि कोई ना कोई तो यहाँ पर क्या है, प्रोटोकॉल है, कोई ना कोई तो हमारे एंसेस्टर्स से मिला है जो कि हमारा अंदर एक सिमिलर एम्ब्रियो डेवलपमेंट को कंडक्ट करके जाता है। तो ये कौन होंगे, ये हमारे जीन्स होंगे। तो यहाँ पर हम ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारे प्रोटीन्स हैं, हमारे जो जीन्स हैं, उनमें भी क्या हो सकती है, उनमें भी सिमिलैरिटी हो सकती है। दे आर ऑल्सो, और ये टेस्ट किया गया एंड देखा गया दैट दे आर ऑल्सो परफॉर्मिंग द सेम फंक्शंस। प्रोटीन जो हमारे वहां फंक्शन कर रहा है वही हमारे अंदर फंक्शन कर रहा है, जो जीन वहां जो प्रोटीन बना रहा है वही जीन हमारे अंदर भी वही एक्स प्रोटीन बना रहा है। तभी तो हमने क्या पढ़ा है लास्ट चैप्टर में, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में क्या पढ़ा है, जेनेटिक कोड पढ़ा था। और जेनेटिक कोड में हमने क्या बोला था, कुछ एक्सेप्शंस के अलावा हमारे पास हमारा पूरा जेनेटिक कोड जहां जहां प्रेजेंट है सब जगह सिमिलर अमाइनो एसिड्स का हमारा कोड करता है। तो अगर हम प्रोटीन एंड जीन्स की सिमिलैरिटी की बात करते हैं, दैट दे परफॉर्म अ गिवन फंक्शन अमंग डाइवर्स ऑर्गेनिज्म गिवन क्लूज टू कॉमन एंसेस्ट्री। मतलब कि अगर हमारे अंदर भी वही जीन वही प्रोटीन बना रहा है जो हमारे पहले वाले ऑर्गेनिजम्स में बना रहा है या हमारे दूसरे ऑर्गेनिजम्स में बना रहा है। मान लो मैं यहाँ पर क्या लेती हूँ, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया एक फिश का एक जीन लिया, ठीक है, मान लीजिए मैंने लिया जीन एक्स, और वही जीन हमने किस में से उठाया, ह्यूमन में से उठाया। वही जीन हमने किस में से उठाया, जीन एक्स हमने ह्यूमन में से उठाया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब ये जीन भी क्या बना रहा है, प्रोटीन वाई बना रहा है, और ये जीन भी क्या बना रहा है, प्रोटीन वाई बना रहा है। सो दिस एक्सप्लेन्स कि हमें क्या है, एक कॉमन एंसेस्ट्री, हम दोनों में ये जीन एक्स प्रोटीन वाई बना रहा है, मतलब हम दोनों एक कॉमन एंसेस्टर से आ रहे हैं। किससे आ रहे हैं, जो हमारा एंसेस्टर है वो क्या है, कॉमन एंसेस्टर होगा। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं दैट वी आर ड्रिवन अलोंग द सेम प्रोटोकॉल, और इसको हम बोल सकते हैं क्योंकि प्रोटीन और जीन्स हमारे क्या हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, और ये क्या परफॉर्म कर रहे हैं, सेम फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। सो हम क्या बोलेंगे, वी आर सेइंग दैट वी फॉलो अ मॉलिक्यूलर होमोलॉजी। बात समझ में आ रही है। सो बायोकेमिकल सिमिलैरिटीज इंडिकेट सेम शेयर्ड एंसेस्ट्री एज स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज अमंग डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स। आ रही है बात समझ में, इतनी बात समझ में आ रही है कि जो उनमें बन रहा है वही हम में बन रहा है, एंड इट इज फॉलोइंग द सिमिलर फंक्शन। अब हम यहाँ पे बात करेंगे हमारे लास्ट एविडेंस के बारे में, जिसको हमने बोला है बायोजियोग्राफिकल एविडेंस। बायोजियोग्राफिकल एविडेंस मतलब ऑर्गेनिज्म भी है, लोकेशन भी है। अब इन दोनों के बीच में क्या हुआ है, कुछ तालमेल हुआ है, एंड यहां से हमने देखा है
कि भाई हमने कुछ कुछ रीजन्स उठाए और उनमें एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की हमने क्या देखी है, एविडेंस मिली, मतलब उस ऑर्गेनिज्म की हमने वहां प्रेजेंस देखी है, लेकिन वो ऑर्गेनिजम्स वहां की नीड्स के हिसाब से, वहां के एटमॉस्फेयर के हिसाब से थोड़े बहुत मॉडिफाइड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या देखा, हमने रैटाइट्स का क्या देखा, मॉडिफिकेशन देखा। हमने किसका देखा, रैटाइट्स का। अगर हम एवोल्यूशन देखते हैं तो हमारे क्या है, ये सारे कॉन्टिनेंट्स, आपको पता होगा कि सारे कॉन्टिनेंट्स क्या थे, पहले एक साथ कनेक्टेड थे, ठीक है। फिर बीच में क्या हुआ, फिर बीच में ड्रिफ्ट हुआ, एंड ड्रिफ्ट जब हमारा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ तो बीच में बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स अलग अलग हो गए। अफ्रीका अलग हो गया, ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया, एंड अमेरिका भी अलग हो गया। सो नाउ जो रैटाइट्स थे, हमारा जो ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म था, उसकी हमने क्या देखी, अलग अलग स्पीशीज देखी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अफ्रीका में बात करें तो रैटाइट्स में हमारे को अफ्रीका मिलती है इन द फॉर्म ऑफ ऑस्ट्रिच, राइट। देन इन ऑस्ट्रेलिया वी फाउंड ईमू, एंड देन इन साउथ अमेरिका वी फाउंड रिया। सो ये समझ आया हमारे को कि कैसे हमारे कुछ ऑर्गेनिजम्स ज्योग्राफिकल लोकेशन में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस एविडेंस को भी हम ये मान सकते हैं कि पहले वो एक ही साथ रहते थे एंड फिर वो क्या हो गए, अलग अलग हो गए, ड्रिफ्ट हो गए, क्योंकि हमने क्या देखा है, हमने हमारा ज्योग्राफिकल एवोल्यूशन भी तो देखा है। यस और नो, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हम सबको पता है दैट अर्लियर द अर्थ वाज लाइक कांस्टेंट इंटायर स्पेस ऑफ लैंड, राइट। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, कॉन्टिनेंट्स अलग हुए, कॉन्टिनेंट्स बने, तो वहां पर जो स्पीशीज थी वो भी क्या हो गई, ड्रिफ्ट हो गई। तो आधी स्पीशीज दूसरे कॉन्टिनेंट पे चली गई, आधी स्पीशीज दूसरे कॉन्टिनेंट पे चली गई। जब ऐसा हुआ तो क्या हुआ, एनवायरमेंट भी चेंज हुआ, टेम्परेचर भी चेंज हुआ, सारे हमारे जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक थे, क्लाइमेट, फूड, सब कुछ चेंज हुआ। सब कुछ चेंज होने की वजह से क्या हुआ, इन लोगों ने अपने आप को अडेप्ट किया एंड देन दे एंटायरली डेवलप इनटू अ न्यू स्पीशी, क्योंकि इनको नेचुरली तो सरवाइव करना था ना, जो इनको एनवायरनमेंट मिल रहा था उसमें इनको सरवाइव तो करना था। सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डार्विन, दैट इज नेचुरल सिलेक्शन, जो इनमें से क्या किया, सरवाइव कर गया, कोप अप कर गया, वो सरवाइव हो गया एंड उसने रिप्रोड्यूस कर लिया। तो अब रैटाइट्स की अगर हम देखें तो हमारे को 3 ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं रैटाइट स्पीशीज के, ऑस्ट्रिच, ईमू एंड रिया। आ रही है बात समझ में, ठीक है। फिर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भाई क्या ह्यूमन भी ऐसा कोई एक्शन कर रहा है जिसकी वजह से एवोल्यूशन हो रहा है। हम रोज ये बात करते हैं कि आज एक नया वायरस आ गया, आज एक नया बैक्टीरिया आ गया, ये जो बैक्टीरिया था ये पहले ये बीमारी कॉज करता था, इसके लिए हमने दवाई बना ली थी, फिर अब क्या हो गया, इससे स्ट्रॉन्गर बैक्टीरिया आ गया, उसी का एक नया वर्जन आ गया, म्यूटेट होके आ गया, इवॉल्व होकर आ गया। तो हम क्या करते हैं, हम ये बोलते हैं कि भाई हमने एक दवाई बना ली। फॉर एग्जाम्पल हमने जो हमारे क्या थे, MRSA थे, वो क्या है, MRSA वर मल्टीपल रेजिस्टेंस स्ट्रेन्स। क्या थे MRSA, दे वर द मल्टीपल रेजिस्टेंस स्ट्रेन्स, ठीक है। वो कैसे बने रेजिस्टेंट, क्योंकि हम एक दवाई देते गए देते गए देते गए देते गए देते गए, तो जो भी ऑर्गेनिज्म था, जो भी वो पैथोजन था, उसने क्या किया, उसने अपने आप को इवॉल्व किया। जो हम एंटीबायोटिक दे रहे थे उसके अगेंस्ट वो क्या हो गए, रेजिस्टेंट बन गए, दे म्यूटेटेड एंड दे स्टार्टेड रेजिस्टिंग दैट केमिकल और दैट ड्रग, ठीक है। एंड फिर वो मर नहीं रहे थे। तो यहां पर एक नोट करने वाली बात है कि कभी भी कोई भी वेरिएंट कंप्लीटली वाइप आउट नहीं होता है, चाहे हम यूज करें हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, या हम कोई भी और वीडीसाइड भी अगर हम यूज करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, जो कुछ ही सिलेक्टेड, तो यहाँ पर क्या हुआ, जो हमारी कुछ ऐसी वेराइटीज थी जो रेजिस्टेंट थी हमारे हर्बिसाइड्स को, पेस्टिसाइड्स को, वो क्या हो गई, और ज्यादा फ्लरिश कर गई। क्योंकि मर कौन गई, जो सेंसिटिव थी, मर कौन गई, जो सेंसिटिव थी, और जिंदा कौन रही, फ्लरिश कौन करी, हमारी रिप्रोड्यूस किसने किया, जो हमारी वेराइटीज रेजिस्टेंट थी। Similar way it also applies to microorganism. The same phenomena, the same concept also applies to the microorganisms, जहां पे जिस माइक्रोऑर्गेनिज्म को हम क्या दे रहे हैं, एक ड्रग दे रहे हैं, वो कुछ टाइम में म्यूटेट करता है, खुद को इवॉल्व करता है और एक बेटर वर्जन बना के आता है खुद का, जो कि एक रेजिस्टेंट वर्जन होता
है। बात समझ में आ गई? सो इट ऑल्सो अप्लाइज टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगेंस्ट विच वी अप्लाई एंटीबायोटिक्स और ड्रग्स अगेंस्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स और सेल्स। बात समझ में आ रही है? Then we have resistant organisms, cells which appear in a time scale of months and years and not an entire टाइमलाइन। ठीक है, इतना ऐसा नहीं है कि भाई हमने क्या किया है, हमने आज ड्रग दिए तो आज से बहुत सालों बाद एक नया वेरिएंट उठ के आएगा, सेंचुरीज बाद उठ के आएगा। नहीं, इन 6 months और ईयर और स्पैन ऑफ 2 years आपको पता चलता है, न्यूज आती है कि भाई ये एक नया वेरिएंट आ गया। अभी अगर आप कोविड का ही देख लें तो एवरी 6 months और एवरी 3 months आप ये देख सकते हैं कि कोविड का एक नया वेरिएंट आया है, कोविड का आज फिर से नया वेरिएंट आया है, कोविड के फिर से आज केसेस बढ़े हैं। व्हाई? बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, हम वो ड्रग दे रहे हैं जो एग्जिस्टिंग है उसको किल कर रहे हैं। वो एग्जिस्टिंग वाला इतना समझदार है, खुद को म्यूटेट करता है, इवॉल्व करता है और बेटर वर्जन लेकर आता है जो हमारी एग्जिस्टिंग ड्रग्स के लिए क्या है, रेजिस्टेंट है। बात समझ में आ रही है? इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो हमारा एवोल्यूशन है दैट इज नॉट अ डायरेक्टेड प्रोसेस। वो क्या है? डायरेक्टेड प्रोसेस नहीं है, बल्कि इट इज अ स्टोकेस्टिक प्रोसेस विच इज बेस्ड ऑन चांस इवेंट्स। अगर कोई चांस हो गया, अगर अब ऐसा थोड़ी है कि एक में म्यूटेशन हुआ, किसी बैक्टीरिया में म्यूटेशन हुआ तो वो म्यूटेशन उसका रेजिस्टेंट वर्जन भी बनाएगा। हो सकता है कि वो म्यूटेशन उसको और ज्यादा सेंसिटिव बना दे पर्टिकुलर केमिकल के लिए, या कोई ऐसा म्यूटेशन हो जाए कि वो बैक्टीरिया खुद ही सरवाइव ना कर पाए, कोई दूसरी क्या हो जाए, कोई दूसरी कंडीशन के लिए वो सेंसिटिव हो जाए या रेजिस्टेंट हो जाए। बात समझ में आ रही है? तो हमारे पास में ये जो एवोल्यूशन है दैट्स अ चांस प्रोसेस, दैट्स अ रैंडम प्रोसेस इन नेचर एंड चांस म्यूटेशन इन दी ऑर्गेनिजम्स। इतनी बात समझ में आ रही है? फिर हमारे पास में यहाँ पर क्या हुआ, नेचुरल सिलेक्शन आया। अभी हमने क्या बोला कि भाई हम एविडेंसेस पढ़ रहे हैं, हमारे पास में क्या हो रहा है, हमारे को पता चल रहा है कि एवोल्यूशन कैसे हुआ क्या नहीं हुआ। तो अब हमारे को एविडेंसेस तो मिल गए, लेकिन हमें यह समझना है कि जो आज ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, उससे पहले भी तो ऑर्गेनिज्म रह रहे थे, उनसे पहले भी ऑर्गेनिज्म रह रहे थे, तो वो आज क्यों नहीं है और हम आज क्यों हैं? तो यहां पर क्या है, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हुआ था या छोटा सा एक ऑब्जर्वेशन देखा गया था। कहां पे? ग्रेट ब्रिटेन में देखा गया था। कब? इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम में। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन रेवोल्यूशन हुआ उससे जस्ट पहले एक सीन देखा गया यहाँ पर 1815 में इंग्लैंड में। तो वहां पर क्या देखा गया कि वहां पर कुछ मॉथ्स थी। क्या थी? वहां पर कुछ मॉथ्स थी एंड बिस्टन बेटिलेरिया की स्पीशीज थी वहां पे। ठीक है, अब क्या हुआ, रेवोल्यूशन होने से पहले हवा में पोल्यूशन नहीं था। हवा में क्या नहीं था? पोल्यूशन नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हम 2 फेजेस बनाते हैं, एक प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक हम क्या बनाएंगे, बनाएंगे पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या बनाएंगे? पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो डेवलपमेंट होगा, ऐसे प्रोसेसेस होंगे जो कि स्मोक प्रोड्यूस करेंगे, सूट प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो एयर थी वो क्या थी, प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन में एयर पोल्यूशन एब्सेंट था, राइट? एयर पोल्यूशन वाज एब्सेंट, देयर वाज नो सूट, देयर वाज नो स्मोक। जबकि हमारे पास में पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन में एयर हमारी कैसी हो गई थी, एयर वाज पोल्यूटेड, एयर वाज पोल्यूटेड। और किससे पोल्यूटेड हुई थी? स्मोक से पोल्यूटेड हुई थी, सूट से पोल्यूटेड हुई थी। यस, बात समझ में आ रही है? अब क्या हुआ, जो हमारे ट्रीज थे, जो हमारे प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन में ट्रीज थे वो ऐसे थे। ठीक है, क्या थे, इनको बनाते हैं ऐसे, यहां पर ट्रीज का बार्क बनाते हैं। ठीक है, ये हमारी ट्री की क्या है, आपकी लॉग है पूरी। ठीक है, ये ट्री की आपकी बार्क है, राइट? अब क्या हुआ, अगर आपके यहाँ पर पोल्यूशन नहीं है तो यहाँ पर जो आपकी बार्क है वो कैसी रहेगी, लाइट कलर की रहेगी। कैसी रहेगी? लाइट कलर की बार्क रहेगी। इसके ऊपर कोई भी सूट डिपोजिशन नहीं होएगा, इसके ऊपर कोई भी सूट का डिपोजिशन नहीं होएगा। ठीक है, जबकि जो हमारी पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन थी वहां पर क्या हुआ, वहां पर बहुत ज्यादा किसका डिपोजिशन हो गया था, पोल्यूशन में स्मोक और सूट का डिपोजिशन हो गया था। किसके ऊपर डिपोजिशन हो गया, किसके ऊपर हुआ डिपोजिशन, ट्रीज की बार्क के ऊपर, जो छाल होती है उनके ऊपर। अब यहाँ पर हमारे पास में 2 स्पीशीज थी मॉथ की। ठीक है,
तो यहाँ पर एक कैसी थी, एक व्हाइट स्पीशी थी, व्हाइट कलर की मॉथ थी, एंड एक हमारी डार्क कलर की मॉथ थी। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर तो जो पेड़ है वो खुद क्या है, लाइट कलर का है, खुद क्या है, लाइट कलर का है। तो जो लाइट कलर की जो मॉथ है वो यहाँ पर क्या हो रही थी, कैमोफ्लेज हो रही थी। जो लाइट कलर की जो हमारे को मॉथ दिख रही है ना, वो यहाँ पर क्या हुई, कैमोफ्लेज हो गई। मतलब कैमोफ्लेज मतलब उसका जो कलर था बॉडी का और जो बार्क का कलर था वो एक जैसा था। कभी भी कमेलियन देखा है, गिरगिट देखा है, वो क्या करता है, कैमोफ्लेज करता है, जिस भी जगह जाएगा उसका रंग ले लेगा, तो हम उसको देख नहीं पाते हैं। आ रही है बात समझ? तो वैसे ही क्या हुआ, जो यहाँ पे लाइट कलर मॉथ थी वो दिख नहीं रही थी, जबकि जो ब्लैक कलर की, डार्क कलर की मॉथ थी वो हमारे को यहाँ पर क्या थी, डार्क कलर को बना लेते हैं ब्लू से। जो हमारी डार्क कलर की मॉथ थी, या ग्रे से बना लेते हैं, डार्क कलर की जो हमारी मॉथ थी वो कैसी थी, दैट वाज विजिबल, दैट वाज विजिबल। अब ये दिखाई दे रही थी, राइट? तो यहां पर क्या हुए, इन मॉथ्स के प्रेडेटर्स थे, इन मॉथ्स के प्रेडेटर्स थे, मतलब जो इन मॉथ को खा जाते थे। अब जो मॉथ आसानी से दिखेगी उसी को तो खाओगे ना तुम, यस और नो? जो तुम्हारे को खाना आसानी से मिलेगा मोस्टली तुम वही खाओगे। तो जो प्रेडेटर्स थे वो सबसे ज्यादा किसको खाते थे, मेलेनिक मॉथ्स को खाते थे, डार्क कलर वाली मॉथ्स को खाते थे। क्यों? क्योंकि वो लाइट कलर की बार्क पर आसानी से दिख जाती थी, जबकि जो हमारी लाइट कलर की जो मॉथ्स होती थी वो आसानी से नहीं दिखती थी, इसलिए वो प्रिजर्व हो जाती थी और उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई, ये सरवाइव कर गई। इनका लाइट कलर होना इनको फायदा दे गया, ये सरवाइव कर गई, और इन्होंने क्या कर लिया, इन्होंने रिप्रोडक्शन कर लिया, और रिप्रोडक्शन कर लिया तो इनका क्या हुआ, नंबर बढ़ गया पॉपुलेशन का, यस और नो? जबकि क्या हुआ, जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ वहां पर क्या हुआ, वहां पर क्या बढ़ गया, हमारा स्मोक और सूट बन गया, और स्मोक और सूट की वजह से क्या हुआ, पूरी छाल के ऊपर अपना स्मोक सूट पोल्यूशन पूरा डिपॉजिट हो गया कि नहीं हो गया? अब यहाँ पर जो हमारी व्हाइट कलर की मॉथ थी, दैट वाज वेरी मच विजिबल। वो क्या थी, बहुत ज्यादा विजिबल थी, बहुत ज्यादा क्या थी, विजिबल थी। आ रही है बात समझ में? व्हाइट कलर की मॉथ विजिबल थी, लेकिन यही हमारी जो बन रही थी क्या, डार्क कलर वाली मॉथ, वो विजिबल नहीं थी इतनी, वो इतनी विजिबल नहीं थी। तो अब पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन में बताओ प्रेडेटर क्या खाएगा? पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन में प्रेडेटर वही खाएगा जो उसको दिख रही है। प्रेडेटर को तो मतलब नहीं है, प्रेडेटर को तो खाना चाहिए। प्रेडेटर ने बोला कि भाई मुझे तो व्हाइट कलर की मॉथ दिख रही है, मैं तो व्हाइट कलर की मॉथ को खा जाऊंगा। तो पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो मिलानिक मॉथ थी उसकी पॉपुलेशन क्या हो गई, मिलानिक मॉथ सरवाइव कर गई, नेचुरली सिलेक्टेड हो गई, सरवाइव कर गई, लाइट डार्क कलर की थी, उसको प्रेडेटर ने खाया नहीं, सरवाइव कर गई, रिप्रोड्यूस कर गई, एंड उसका पॉपुलेशन का नंबर क्या हुआ, बढ़ गया। बात समझ में आ रही है? तो यही है हमारा क्या, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। क्या बोलते हैं इसको, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, अ वेरी वेरी बिग एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जहां एक ऑर्गेनिज्म के कलर की वजह से क्या हुआ, इट वाज एबल टू सर्वाइव, इट वाज एबल टू सर्वाइव। तो यहाँ पर क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले जो व्हाइट विंग्ड मॉथ्स थी, दे वर ग्रेटर एज कंपेयर टू डार्क विंग या फिर मेलेनाइज्ड मॉथ, मेलेनिक मॉथ्स, ठीक है। जबकि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद में 1920 में क्या देखा गया कि भाई क्योंकि जो बार्क्स थी सारे पेड़ों की, उनके ऊपर काला काला सूट जमा हो गया था, तो व्हाइट कलर की जो मॉथ आके बैठती थी वो आसानी से दिख जाती थी और प्रेडेटर उसको खा जाता था, जिसकी वजह से डार्क विंग्ड मॉथ बच गई और व्हाइट विंग्ड मॉथ प्रेडेटर के हाथ चढ़ गई। आ रही है बात समझ में? राइट, तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या आया हमारे पास में, दैट प्रेडेटर्स विल स्पॉट अ मॉथ अगेंस्ट अ कॉन्ट्रास्टिंग बैकग्राउंड, और जो कैमोफ्लेज कर गया वो नेचुरली क्या हो जाएगा, सिलेक्टेड हो जाएगा, उसकी पॉपुलेशन बढ़ेगी और वो रिप्रोड्यूस करके अपनी प्रोजेनी बनाएगा। आ रही है बात समझ में? फिर हमारे पास में यहाँ पर क्या है कि जो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन है वहां पे थिक ग्रोथ होती थी, किसकी, व्हाइट कलर्ड के लाइकेन की, किसकी, व्हाइट कलर्ड के लाइकेन की थिक ग्रोथ होती थी ट्रीज के ऊपर, एंड हमारे पास में जो व्हाइट विंग्ड मॉथ्स होती थी वो उनमें कैमोफ्लेज कर जाती थी और वो सरवाइव कर जाती थी क्योंकि प्रेडेटर उनको देख नहीं पाते थे, एंड जो डार्क कलर की मॉथ होती थी वो आसानी से दिख जाती थी। व्हाइट बैकग्राउंड पे एक डार्क कलर की मॉथ तो आसानी से दिख जाएगी, यस और नो?
अगर आप मानो कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर मैं, ये मेरा हैंड है, ये क्या है, ये एक बार्क है, इसके ऊपर तुम्हारे को एक डार्क कलर का पेन आसानी से दिख रहा है, यस और नो? डार्क कलर का पेन आसानी से मेकआउट कर पा रहे हो, लेकिन क्या आप मेरी ये फिंगर को आसानी से मेकआउट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो आप अटैक किसको करोगे? डार्क कलर के पेन को, डार्क कलर के पेन को। तो वही यहां पर हुआ बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, जहां पर व्हाइट कलर के लाइकेन क्या होता है, अब क्या हो रहा था हमारे पास में पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन में, क्या हो रहा था, पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन में व्हाइट कलर की जो लाइकेन थी वो ग्रो ही नहीं करी, जो कि बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रही थी, राइट। एंड यहाँ पर जो मॉथ्स थी, जो हमारी क्या थी, जो फ्लाइज थी, वो कैमोफ्लेज कर पाई थी, क्योंकि ट्री की बार्क के ऊपर क्या जम गया था, पूरा हमारा सूट जम गया था। सो जो व्हाइट कलर की मॉथ्स थी, दे वर एबल टू जो व्हाइट कलर की मॉथ्स थी उनको प्रेडेटर्स ने पकड़ा, खा लिया, एंड उनकी पॉपुलेशन कम हो गई, एंड द मेलानिक मॉथ्स सर्वाइव। ठीक है, बात समझ में आ रही है इतनी? आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पर क्या हुआ, नेचुरल सिलेक्शन हुआ। तो जहां पर इन एरियाज जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, वहां पर क्या हुआ, वहां पर मेलानिक मॉथ सर्वाइव करी। और जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ, जैसे कि रूरल एरियाज में, वहां पर मेलानिक मॉथ, जो डार्क कलर की मॉथ्स थी, वो कम थी, क्योंकि उनको प्रेडेटर्स खा जाते थे। क्यों खा जाते थे? क्योंकि जो बार्क थी, जो हमारी ट्री की बार्क थी, और क्योंकि हवा में पोल्यूशन नहीं था, उसके ऊपर एक व्हाइट कलर की लाइकेन ग्रो करती थी, राइट? बात समझ में आ रही है? वो तभी ग्रो करती है जब पोल्यूशन नहीं होता है। सो दिस शोड दैट इन अ मिक्स्ड पॉपुलेशन, दोज दैट कैन बेटर अडैप्ट, सर्वाइव, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जो बेटर अडेप्ट कर पाते हैं वही सर्वाइव करते हैं, वही जिंदा रहते हैं, एंड अपनी प्रोजेनीज बनाते हैं। एंड दिस इज व्हाट, यही हमारे किन्होंने बोला था, यही चार्ल्स डार्विन ने अपने नेचुरल सिलेक्शन में वो बोल के गए थे। आ रही है बात समझ में? ठीक है, फिर हमारे पास में ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है, जहां पर आपको क्या दिखाई गई है, लाइट कलर की बाग दिखाई गई है और एक डार्क कलर की बाग दिखाई गई है। ठीक है, अब लाइट कलर की बाग पे आपको ये लाइट कलर का मॉथ, तो व्हाइट विंग्ड मॉथ नहीं दिखेगा, लेकिन कौन खाया जाएगा, डार्क मॉथ खाया जाएगा। और डार्क मॉथ के ऊपर मेलानिक मॉथ नहीं दिखेगा और व्हाइट मॉथ खाया जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, फिर यहाँ पर हमारे पास है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। व्हाट डू वी हैव? वी हैव आर्टिफिशियल सिलेक्शन। अब आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या होता है? आप रोज सुनते हो कि आज हमारे पास एक नई वैरायटी आई है प्लांट की, आज हमारे पास में एक डॉग का नया ब्रीड आया है, टमाटो की नई वैरायटी आई है, राइट, जिसका छिलका भी, जिसका जो क्या है, पील है बाहर का, वो टाइट है, और अंदर वो क्या है, जूसी भी है, और उसकी शेल्फ लाइफ भी ज्यादा है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, वी ह्यूमंस आर सिलेक्टिंग। हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे हिसाब से उनमें जीन्स डाल रहे हैं, एंड वी आर आर्टिफिशियली सिलेक्टिंग। तो हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए अब हमने बोला कि एक दो काउज है, हमें एक ऐसी काउ चाहिए जिसमें मिल्क भी अच्छा मिले और जो बेबीज भी प्रोड्यूस करे, यस और नो, जो फॉडर भी कम खाए। तो हमने एक फॉडर कम खाने वाली गाय को एक बहुत सारा मिल्क प्रोड्यूस करने वाली गाय के साथ में मेट कर दिया। सो मैन हैज ब्रेड सिलेक्टेड प्लांट्स, एनिमल्स, एग्रीकल्चर के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए, स्पोर्ट के लिए, सिक्योरिटी के लिए। यस, हमने ऐसा एक डॉग बनाया जो कि बड़ा हो और उसकी आवाज भी तेज हो, तो एक आवाज तेज वाली डॉग की, और हमने एक बड़े साइज वाले डॉग को ब्रीड कराया, तो हमारे पास एक ऐसी ब्रीड हुई, ऐसी ब्रीड प्रोड्यूस हुई जिसका आवाज भी तेज था और वो साइज में भी बड़ा था। ठीक है, सो दैट कैन बी यूज्ड फॉर सिक्योरिटी। So similarly, a lot of domesticated and many wild animals have been, domesticated and have been interbred to produce, ताकि हम ऐसी वैरायटी प्रोड्यूस कर सके जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल हो, which has the qualities of other varieties, but good qualities of other varieties. इतनी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? Yes. तो यहाँ पर क्या हुआ, इंटेंसिव ब्रीडिंग प्रोग्राम्स चलते थे विच हैव क्रिएटेड ब्रीड्स जो डिफर करती हैं फ्रॉम द नॉर्मल ब्रीड्स। बट डॉग तो डॉग ही रहेगा ना, डॉग का, दो डॉग्स का बेबी तो क्या पैदा होगा, डॉग ही पैदा होगा, यस और नो। एंड सिमिलरली अगर हम ये ऐसा कर सकते हैं तो व्हाई नॉट नेचर, नेचर कैन ऑल्सो डू द सेम थिंग। सो ये जो हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये हम यही बात कर रहे हैं
कि जैसे हम कर सकते हैं, जब हम कर सकते हैं तो नेचर भी कर सकती है। सो सिमिलरली नेचर हैज ऑल्सो ब्रेड अ डिफरेंट काइंड ऑफ वेराइटीज, मतलब प्लांट्स की अगर आप बात करें तो हमारे को कैसे एक ही फूल इतने सारे अलग अलग कलर्स में मिलता है, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। अब जो काउज फ्रीली घूमती हैं, जो कैटल फ्रीली घूमती हैं, वो क्या कर सकती है? इंटरब्रीड कर सकती है। ब्लैक काउ व्हाइट काउ के साथ में क्या कर सकती है? ब्रीड कर सकती है। एंड कैसा बेबी हो सकता है? एक हमारे पास में ब्राउन स्पॉटेड या व्हाइट स्पॉटेड काउ का काफ हो सकता है। Right, so as you can see here we have a lot of dog breeds, ये सब नेचुरल तो नहीं है, इनमें से कुछ कैसे हैं? मैन मेड है, कुछ नेचुरल है जिनको फिर से क्या किया गया? उनको मेट कराया गया। एंड वी हैव क्रिएटेड सम आर्टिफिशियल ब्रीड्स विच वर अल्टीमेटली या फिर पहले वो प्रेजेंट नहीं थी। बात समझ में आ रही है? सो दीज वर योर एवोल्यूशनरी एविडेंसेस, जो हमारे को ये बता के जाते हैं कि भाई हमारा एवोल्यूशन कैसे हुआ, और हुआ तो कब हुआ, कौन सी टाइम में हुआ, कौन से ऑर्गेनिजम्स के साथ रहा, अगर कोई ऑर्गेनिजम्स थे तो उनमें क्या एक सिमिलर एंसेस्ट्री है हमारे साथ में, क्या हमारे और उनके मॉलिक्यूल सेम हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ में हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम बात करेंगे अडैप्टिव रेडिएशन के बारे में। तो मिलते हैं आपसे तभी, तब तक के लिए बाय बाय।